नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक आज वहीं से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जी सिलीगुड़ी से। और सिलीगुड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है नक्सलबाड़ी। और देखिए सियासत करवट कैसे लेती है। एक दौर में नक्सलबाड़ी की पहचान इसीलिए बनी क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ उस वक्त नक्सली आंदोलन खड़ा हुआ था और उसके बाद वामपंथी सत्ता में आ गई। लेकिन 2016 की हकीकत यह कि दरअसल वामपंथियों ने कांग्रेस के लिए यह सीट छोड़ दी। मसला इतना पर नहीं, 2011 में कांग्रेस के कंधे पर ममता बनर्जी सवार थी और 2016 में कांग्रेस के कंधे पर वामपंथी सवार है। और शायद प्रधानमंत्री ने इसीलिए सीधे निशाने पर दोनों को ही लिया। 34 साल तक लेफ्ट वालों ने जो राज किया उसकी तो बर्बादी थी ही थी, उसके तो गांव गहरे थे। लेकिन पिछले 5 साल में उन गांवों को और गहरा किया गया। उन गांवों में और तेजाब छिटका गया, एसिड छिटका गया। मेरा पहला एजेंडा है विकास, दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास और तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास, विकास और विकास। प्रधानमंत्री आज दिन भर बंगाल में घूमते रहे, कई रैलियों में संबोधित करते रहे और जिक्र हर जगह डेवलपमेंट यानी विकास का। लेकिन देश की त्रासदी देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने सूखे के सवाल को लेकर कल ही केंद्र सरकार को चिताया था। असर उसका यह हुआ कि आज केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील को पहुंचना था वह सुप्रीम कोर्ट भी देरी से पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, आप लगता नहीं है संवेदनशील हैं सूखे को लेकर। प्रधानमंत्री कार्यालय से सुप्रीम कोर्ट की दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन सूखे जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस के लिए केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी वक्त से नहीं पहुंचा तो मतलब साफ है, किसानों तक सरकार की नीतियां ऐसे में कब वक्त पर पहुंचेंगी ये बहुत ही मुश्किल है, या कहें सरकार गंभीर ही नहीं। क्योंकि सच तो यही है कि सूखे पर बहस के दौरान केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वक्त से वाकई नहीं पहुंचा और केंद्र ने एएसजी की गैर मौजूदगी के चलते कोर्ट से 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय भी मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और बकायदा केंद्र से पूछा, आपके पास कितने लॉ ऑफिसर हैं? केंद्र की ओर से कोर्ट में एएसजी नहीं है तो क्या हम लोग यहां बैठे रहें और घड़ी देखते रहें? आप बताएं हम क्या करें और क्यों करें? क्या हमारा काम एएसजी के इंतजार में बैठे रहना या घड़ी देखना ही है? कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है, लेकिन केंद्र इस पर गंभीर नहीं है। और क्या सूखे की समस्या केंद्र सरकार के लिए गंभीर मामला नहीं है? कोर्ट को केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों को फटकार लगानी पड़ी जब उन्होंने ये देखा कि सरकारों की तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही थी और या तो चाहते थे कि भाई केस किसी तरह से मुलतवी हो जाए। हालांकि कोर्ट की फटकार के बीच एएसजी कोर्ट पहुंची और उन्होंने पक्ष भी रखा और केंद्र की तरफ से हलफनामे में सूखा प्रभावित राज्यों की मदद का फार्मूला भी दे दिया। सरकार ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर 11,030 करोड़ रुपए का पैकेज राज्यों को जारी किया जाएगा। इसमें 31 मार्च 2016 तक का बकाया भी शामिल है और इस 7,983 करोड़ रुपए में 2,723 करोड़ रुपए 10 सूखाग्रस्त राज्यों में मनरेगा के तहत भत्ता देने के लिए होगा। कोर्ट ने टिप्पणी करी कि भाई जब तुम लोग अगर पैसा ही नहीं दोगे तो लोगों को राज्य सरकारें काम नहीं देंगी, फिर तुम लोग कहते हो कि भाई काम तो लोगों ने किया नहीं, फिर हम क्यों पैसा दें? जब आप पैसा ही नहीं देते तो फिर काम जनरेट ही नहीं होता और वो लोग काम देते नहीं हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सूखाग्रस्त राज्यों को दिए जाने वाले छोटे पैकेज का नहीं, बल्कि सरकार की नीयत और समझ का भी है। क्योंकि किसान सूखे से मर रहे हैं, खुदकुशी का सिलसिला थम नहीं रहा, लेकिन केंद्र सरकार सूखे जैसे मसले पर बहस के दौरान 1 हफ्ते का अतिरिक्त वक्त मानने से नहीं चकती। लेकिन किसान कुछ नहीं कर सकता
वो सरकार के रहमो करम पर है और सरकार की चिंता जो भी हो, कम से कम सूखा नहीं है। ये बात केंद्र सरकार पर लागू नहीं होती बल्कि राज्य सरकारों पर भी लागू होती है। मसला सिर्फ केंद्र सरकार या मोदी सरकार भर का नहीं है। सूखा, किसान, मजदूर, ये शब्द लगता है किसी भी राज्य सरकार की डिक्शनरी से गायब हो चला है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर 3 राज्य, तीनों ने इन मुद्दों को लेकर 3 दिशाओं का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट को लगा ये वाकई असंवेदनशील स्थितियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज 3 राज्य हरियाणा, बिहार और गुजरात भी पहुंचे। जब उन्हें फटकार लगी तो तीनों ने अपनी बात भी रखी, लेकिन तीनों की दिशा 3 दिशा में, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत बिहार ने कहा बिहार में ना तो सूखा है और ना ही सूखे के हालात हैं, तो हरियाणा ने हलफनामे में आधी अधूरी जानकारी दी, जिससे नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला कि हम सूखे की बात कर रहे हैं, हरियाणा जबकि रोडवेज या पिकनिक मनाने की बात कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी सूखा मामले में आड़े हाथों लिया और कहा बहुत साफ कि राज्य सरकार सितंबर में जब पता चल गया था कि सूखे के हालात हो सकते हैं, तो फिर अब तक यानी 1 अप्रैल तक भी सूखा घोषित क्यों नहीं किया गया। यानी सत्ता को सूखे से मतलब नहीं और किसान की मजबूरी है कि वह सूखे के बीच जिए भी और मरे भी, और इन सब के बीच राहत के लिए सरकार की तरफ मुंह भी ताकते रहे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्या केंद्र और क्या राज्य सरकारें, दोनों का ही रवैया इस मामले में ढुलमुल है और शायद यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। कोर्ट का रवैया इस मामले में बेहद सख्त है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत जल्द मिलेगी। कैमरामैन संजय खान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। लेकिन मुश्किल इतनी बार नहीं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुश्किल तो इस देश के भीतर यह भी है कि अगर आप जाग जाएं तो अदालत कहती है आप देर से जागे हैं। क्या कीजिएगा, आईपीएल बिल्कुल उसी राह पर है जिस राह पर दिल्ली में यमुना की जमीन पर श्री श्री ने वर्ल्ड कल्चरल कार्यक्रम कर दिया था। उसी तर्ज पर आईपीएल भी होगा, क्योंकि जागने वाले देर से जागे तो शायद फैसला उनके हक में जो गड़बड़ी कर रहे हैं। मार्च में दिल्ली में हुए श्री श्री रविशंकर के भव्य प्रोग्राम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल और महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मुकाबलों के बीच कोई सीधा तार तो नहीं जुड़ता। सिवाय इसके दोनों पर रोक के लिए याचिका कानून की दहलीज तक पहुंची और दोनों देर से पहुंची और दोनों को लेकर दृष्टि मनोरंजन वाली ही रही, क्योंकि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पर रोक के लिए याचिका एनजीटी पहुंची तो एनजीटी ने भी माना, नियम कायदों की अनदेखी हुई और आईपीएल पर रोक के बाबत याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने भी कल 2 टूक कहा था, खेल से ज्यादा जरूरी राज्य के लिए पानी है। लेकिन एनजीटी ने कहा याचिका देर से आई, लिहाजा कार्यक्रम पर रोक लगाना मुमकिन नहीं। और आज बंबई हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि याचिका देर से आई, लिहाजा 9 तारीख का मैच तो होगा ही और अगली सुनवाई 12 तारीख को होगी। लेकिन कोर्ट ने एक संकेत तो दे ही दिए कि अब सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों के दौरान 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी घास उगाने के लिए ही स्वाहा हो जाएगा। अगर लोग मर रहे हैं, अगर लोग परेशान हैं, तो वो पानी पर पूरा समाज का अधिकार है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। तो क्या पर्यावरण से खिलवाड़ अब कोई मुद्दा नहीं है, या चेतने वाले देर से जागते हैं? उनकी याचिकाएं हल्ला जरूर मचाती है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम हो नहीं पाता और फैसले के साथ ऐसी बिसात बिछ जाती है जिसमें सरकार जो पहले से तय कर चुकी होती है, होता वही है। दरअसल दिल्ली में किसानों की जिस जमीन पर श्री श्री ने भव्य प्रोग्राम किया, उसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। नतीजा इसी का निकला कि जमीन से खिलवाड़ हो गया और जमीन को दोबारा पुराने रूप में लौटाने का वायदा न तो पूरा हो रहा है, इतना ही नहीं, यह भी तय है कि वाकई ये डीडीए के तहत जमीन चली जाएगी। उपजाऊ जमीन कैसे धीरे धीरे बंजर होती जाती है, इतिहास एक बार फिर वर्तमान में अपने आप को बता रहा है। और यही हाल आईपीएल मुकाबलों को लेकर भी। सूखे पर जारी कोर्ट की बहस फकत तारीखों में उलझ जाए और जब तक फैसला आए वह सिर्फ जुर्माने या सूखा पीड़ितों के लिए कुछ दान की रकम में ही सिमट जाए, क्योंकि बीसीसीआई तो पहले ही कह चुकी है कि वो किसानों को आर्थिक मदद देने को तैयार है। तो फिर इससे ज्यादा दान पुण्य का काम और क्या हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मुश्किल पाकिस्तान भी हो चुकी है।
क्योंकि पाकिस्तान अब गेंद भारत के पाले में यह कहकर डाल रहा है कि दरअसल शांति प्रक्रिया तो नहीं चल रही, ठप हो चली है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? यानी जो भी इस दौर में प्रयास हुए वो सब कुछ सिवाय नाटक के और कुछ नहीं था। दरअसल इस बात का जिक्र आज और किसी ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एम्बेसडर जो दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से संकेत दे दिए, लगा ऐसा ही जैसे सब कुछ सिवाय नाटक के और कुछ हो ही नहीं रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पटरी पर आए, इसके लिए एनएसए भी मिले, विदेश मंत्री भी, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 25 दिसंबर को नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने लाहौर तक चले गए ताकि रिश्तों की गर्माहट लौट सके। लेकिन हालात ढाक के 3 पार। पहले पठानकोट पर हमला हुआ और फिर हमले की जांच के लिए भारत ने पाकिस्तान की जीआईटी को यहां आने की इजाजत दे दी, तो वह भी दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि उस टीम में आईएसआई के अधिकारी भी पहुंच गए। और इन सब के बीच पाकिस्तान की जीआईटी कल नवाज शरीफ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन पहले मीडिया में लीक रिपोर्ट और आज भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बसित ने इशारों में साफ कर दिया कि रिपोर्ट भारत के खिलाफ है और पाकिस्तान भारत के एनआईए को पाकिस्तान में जाकर जांच करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने मट्ठा कुछ इस तरीके से डाला। This whole investigation is not about the question of reciprocity in my view. इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता भी पटरी से उतर गई, क्योंकि बसित ने साफ साफ कह दिया उन्हें लगता है कि फिलहाल बातचीत निलंबित है। As far as I know, there is no meeting scheduled between the two foreign secretaries yet. तो सवाल सीधा, आखिर बसित के जरिए पाकिस्तान क्या और क्यों कहना चाहता है? दरअसल जीआईटी की टीम के वापस पाकिस्तान लौटने पर आतंकवादी संगठन लश्कर और जैश की रावलपिंडी में बैठक भी हुई। लश्कर ने नवाज सरकार को चिताया भी कि पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान सरकार अपना हाथ न जलाए, यानी भारत की दिशा में न बढ़े। यानी आतंकवादी संगठनों ने सरकार को लेकर जिस तरीके से कटघरा खड़ा किया, उसमें भारत को भी मैसेज दे डाला। वैसे बसित ने दिल्ली के साथ कश्मीर को भी साफ साफ संकेत तो दे ही दिए कि कश्मीर में अब सरकार बन गई है और पीडीपी का रुख हुर्रियत को लेकर ठीक उसी की तरह नरम है। हालांकि दिल्ली का रुख हुर्रियत को लेकर नरम नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को लग रहा है कि कश्मीर में जो सरकार बनी है उसमें घाटी की हवा शायद उसके अनुकूल है। और इन सब के बीच कश्मीर एनआईटी में जिस तरीके से विवाद हुआ, उसने राज्य सरकार की नाकामी के साथ उसने केंद्र के उधेड़-बुन को भी हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या भारत के अंत विरोधों का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है, या बसित ने भारत के पाले में गेंद डाल दी कि वह रुख अपना ही साफ करे? I subscribe to Chinese viewpoint. तो क्या गेंद वास्तव में भारत के पाले में है और पाकिस्तान से शांति वार्ता का बुलबुला अब फूट चुका है? लग ऐसा ही रहा है। और इन सब के बीच बर्फ जमेगी, बर्फ पिघलेगी, जो कहिए, लेकिन मौका तो कुहासा कहीं छटने का है जब जीआईटी की रिपोर्ट औपचारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार को दे दी जाएगी और उसमें बहुत साफ रुख पाकिस्तान का निकल कर आएगा। तब देश इंतजार करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। Government does not respond to speculative media reports, whether in Jio TV or in Pakistan Today. और संयोग देखिए, इन सब के बीच सरकार इस बात से खुश है कि देश में एक भगीरथ काम हुआ है। 100 करोड़ लोगों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। लेकिन इस देश की त्रासदी भी देखिए, जिन 100 करोड़ लोगों के हाथ में आधार कार्ड है, उसमें से करोड़ों लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीबी की रेखा से नीचे है, पीने का पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है। और शायद इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधार कार्ड हाथ में है लेकिन पेट खाली है। 7 बरस में 100 करोड़ देशवासियों के आधार कार्ड बन गए। सरकार गर्व कर सकती है और सरकार गर्व कर रही है कि 100 करोड़ लोग आधार पे हैं। 93% एडल्ट्स आज आधार पे हैं। 93%। यानी सरकार मानती है कि आधार कार्ड मुहैया कराना भागीरथी काम था, जिसे उसने पूरा कर दिया। लेकिन 100 करोड़ लोगों के हाथ में आधार कार्ड है तो वो इस कार्ड का क्या करें? 80 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। 60 करोड़ लोगों का जीवन 20 रुपए रोज पर टिका है। 30 करोड़ को 2 जून की रोटी नहीं मिलती। 19 करोड़ लोग हर दिन भूखे सोते हैं। 9 करोड़ 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। हर बरस 1 लाख लोग पानी की बीमारी से मरते हैं।
लेकिन 100 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बना है तो सरकार को तो गर्व होना ही चाहिए, क्योंकि देश में इसके अलावे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचा हो। यहां तक कि देश में वोटर भी 80 करोड़ से कम है और किसी भी सरकार को कभी भी 20 करोड़ लोगों से ज्यादा वोट भी नहीं मिले, मौजूदा को भी नहीं। और इन हालातों के बीच ये सारी बुनियादी समस्याएं हैं जिनका निपटारा किसी भी सरकार के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सवाल अब सीधा, अब जबकि आधार कार्ड 100 करोड़ लोगों के पास है और उनकी तमाम जानकारी भी सरकार के पास है, तो फिर बुनियादी समस्याएं खत्म कब होगी? क्या इन 100 करोड़ लोगों को अब पीने के पानी, शिक्षा, नौकरी के लिए चिंतित होने की बजाय सरकार चिंतित होगी कि उसके पास आंकड़ा तो मौजूद है, लेकिन क्या कीजिएगा, आंकड़े हैं लेकिन इन सब के बीच गरीब और जरूरतमंद के पास सिवाय कार्ड के कुछ नहीं। ये है मेरे देश के गरीबों की अमीरी, और जिस देश के गरीबों की अमीरी देखते हैं तो सरकार का भी मन करता है कि उन गरीबों के लिए खप जाना चाहिए। पूरी सरकार गरीबों के लिए स्वाहा कर देनी पड़े तो कर देनी चाहिए। इस मिजाज से मैं काम कर रहा हूं भाई। तो इंतजार कीजिए और देखिए कि देश के हर नागरिक की जानकारी जेब में रखकर सरकार अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाकर उनकी बुनियादी जरूरतों को कब तक पूरा कर पाती है। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.